दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लालच बुरी बला। ये राज कॉमिक वालों की स्टोरी है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। एक बार की बात है, भीमा नाम का एक कुमार अपनी पत्नी राम रखी के साथ सुख के दिन व्यतीत कर रहा था। सुबह सुबह नित्य कर्मों से फारिग होकर वह जंगल जाता और अच्छी सी जगह की मिट्टी खोद लाता। फिर घर पहुंचकर पति पत्नी मिलकर तरह तरह के सुंदर खिलौने बनाते। भीमा खिलौनों को अच्छे दामों पर शहर जाकर बेच आता और जो मिल जाता उसी में दोनों संतोष कर लेते। पर एक दिन जैसे भीमा ने मिट्टी खोदना शुरू किया कि अचानक टंग! अरे धातु से धातु टकराने की आवाज कैसी? जरूर इस जगह कोई वस्तु दबी पड़ी है, मिट्टी हटाकर देखूं। और जैसे उसने मिट्टी हटाई, यह तो कोई कांसे का कलश मालूम पड़ता है। उत्सुकतावश उसने जो ही कांसे के कलश का ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना ढेर सारा सोना! परंतु अगले ही क्षण वह इतना धन देखकर घबरा उठा और इसे जल्दी से पुनः यहीं दबा दूं, कहीं किसी ने देख लिया तो हाथ आया कर सारा धन राजा के खजाने में चला जाएगा। खजाना वहीं दबाकर वह बिना मिट्टी लिए ही घर की ओर चल पड़ा। मैं धीरे धीरे आकर सारा खजाना यहाँ से ले जाऊंगा। यही सब सोचता सोचता वह घर जा पहुंचा। आह, अब कुछ दिनों में हम अमीर बन जाएंगे। अजी मैंने कहा, आज मिट्टी क्यों नहीं लाए? क्या भूखों मरने का इरादा है? नहीं भगवान, आज से मैं खिलौने बनाकर बेचने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहा? कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है क्या? धीरे बोल भगवान, भीतर चल, फिर सब कुछ बताता हूँ। भीतर पहुंचकर उसने सारी बात राम रखी को कह सुनाई। हे भगवान, क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, पर यकीन मानो, अब हम भी नगर के सेठ सेठानी बन चुके हैं। लेकिन खबरदार, अगर यह बात तुमने किसी तीसरे को बताई तो हमारा वह सारा खजाना राज के खजाने में जमा हो जाएगा, क्योंकि वह सारी जमीन राजा के अधिकार क्षेत्र में आती है। अजी आप बिल्कुल फिक्र मत करो जी, मैं यह राज वाली बात किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर अब फटाफट कुछ खाने को ले आओ, भूख से दम निकला जा रहा है। वो राम रखी प्रसन्नता से रसोई की तरफ से बढ़ गई। परंतु इसका क्या किया जाए कि राम रखी को भीमा कुमार की बात पचानी मुश्किल हो गई। बार बार एक ही सोच उसके जहन में कौंधने लगी। पड़ोस की देवयानी हर रोज अपने धनवान होने का रोप मुझ पर गांठती फिरती थी। जरा सुबह होने दो, फिर जब मैं उसे सारा किस्सा सुनाऊंगी तो वह जल बुनकर कोयला बन जाएगी। और अगली सुबह, आज तो बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो। आखिर मैं भी तो सुनो कि बात क्या है। बात तो तुम्हें बताती, किंतु क्या करूं, मेरे पति ने मुझे यह बात बताने से मना किया है। अरे ऐसा भी क्या डरना, मुझे देखो, आज भी मेरे पति मेरी इस उंगली पर नाचते हैं। अगर यही बात है तो सुनो। कल जब मेरे पति मिट्टी लाने जंगल गए, वहां उन्हें जमीन में गड़ा सोने की मुद्राओं से भरा एक कलश मिला। उस धन को पाकर अब हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। क्या? हाँ बहन, यकीन है तो कुछ दिन इंतजार करो, फिर देखना हमारी ठाट बाट। बात पचाने में देवयानी का पेट तो राम रखी से भी छोटा था। तुमने सुना बहन, राम रखी के पति भीमा को धन का कलश मिला है। क्या सच? एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। तुमने भी कुछ सुना बहन? इसी प्रकार बात की बात में बात फैल गई। क्या कहा? सोने की मुद्राओं से भरा कलश, गड़ा धन। भाई बीमा के दिन तो फिर गए। तभी उधर से गुजर रहे बीमा के कानों में भी शोर पड़ा। वह रहा बीमा सेठ। क्या किस्मत पाई है कम वक्त ने। बीमा सेठ? यह सारा गांव क्या कह रहा है? कहीं राम रखी ने तो बात नहीं फैला दी? जरूर उसी ने यह मूर्खता की है। अब क्या होगा अगर राजा के कानों में यह खबर पड़ गई तो? मुझे किसी तरकीब से काम लेना होगा। और तभी उसने एक तरकीब सोच ही ली। आहा, सूझ गई तरकीब। अब मैं राम रखी की फैलाई बात को कोरी गप साबित कर दूंगा। पहले जरा बाजार चलकर कुछ मछलियां खरीद लूं। बाजार में पहुंचकर उसने उसने मछलियां खरीदी। खबर राजा तक पहुंचने से पहले ही मुझे सारा काम कर लेना होगा। अब बाकी का सारा सामान भी खरीद लूं। इस प्रकार कुछ वस्तुएं लेकर वह वापस जंगल में उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसे धन मिला था, और अपनी योजना के अनुसार सारा काम करने लगा।
आसपास की झाड़ियों में उसने बाजार से खरीदी मिठाइयाँ लटका दी। इन सब कार्यों से फारिग होकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा और चलो भाग्यवान, तुम्हें भी उस कलश के दर्शन करा दूं। हाँ जी चलिए। जंगल में कुछ आगे बढ़ते उसकी पत्नी ने एक अजीब तमाशा देखा। यह क्या, वृक्षों पर मछलियां उग रही हैं। हाँ भगवान, तुम यहीं ठहरो, मैं भी सारी की सारी मछलियां वृक्ष पर चढ़कर तोड़ लाता हूँ। लो भाग्यवान, जितनी समेट सको समेट लो। न जाने फिर यह पेड़ कब मछलियां पैदा करे। लगता लक्ष्मी हम पर अत्यधिक मेहरबान है। मछलियां समेटकर वे जैसे ही आगे बढ़े, झाड़ियों में इतनी ढेर सारी मिठाई। ओ याद आया, कल मैं तुम्हें मिठाइयों की वर्षा के बारे में बताना ही भूल गया था। मिठाइयों की वर्षा। कल जब मैं खजाना खोद रहा था तब यह वर्षा हुई थी। अगर खजाने की फिक्र मुझे न होती तो कल मैं उसे तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आता। और यह रहा वह पेड़, जिसकी पेड़ में ढेर ढेर सारा खजाना छिपा है। अजय जल्दी से उस खजाने की एक झलक मुझे दिखाओ ने। भीमा ने जड़ खोदकर कांचे का कलश बाहर निकाला और खजाने की एक झलक पाकर राम रखी मानो स्वर्ग में विचरण करने लगी। आहा, आज से तुम सेठ भीमा हो और मैं सेठानी राम रखी। वाह वाह। अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं भगवान, रात गिर रही है। हमें जल्द से जल्द इस खजाने को यहीं छिपाकर घर वापस लौट चलना चाहिए। और कांचे का कलश भीमा ने पत्नी के सामने ही उस वृक्ष की जड़ में पुनः दबा दिया। उसके बाद दोनों घर की ओर चल पड़े। राम अचानक, अरे मैं उस वृक्ष पर कोई निशानी लगाना तो भूल ही गया, दत्त तेरे की। अब क्या होगा जी? एक काम हो सकता, तुम घर चलकर भोजन तैयार करो, मैं निशानी लगाकर घर पहुंचता हूँ। जैसी आपकी मर्जी, पर लौटना जल्दी। भीमा भागकर वापस उस वृक्ष के पास पहुंचा और अपना सारा धन निकालकर उसने दूसरी जगह छिपा दिया और वापस घर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसका सामना राजा के सैनिकों से हुआ। वेरा भीमा, पकड़ लो उसे और ले चलो दोनों को राजा के पास। स्वामी, शुक्र है प्रत्येक कार्य समय पर हो गया। दोनों को उसी समय राजा के सामने पेश किया गया। भीमा, राजा की जमीन पर मिला खजाना राज्य कोष में जमा न कराकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या तुम अपने जुर्म को स्वीकार करते हो? महाराज, मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। आपसे यह सब किसने कहा? हमें जनता से सूचना मिली है और जनता को खुद तुम्हारी पत्नी ने ही यह रहस्य बताया है। ओ, यह बात है। पर महाराज, शायद आपको नहीं मालूम कि मेरी पत्नी पर अजीब अजीब बातें करने की धुन सवार होती है। अगर आपको मेरी बात का भरोसा न हो तो आप मुझसे कोई भी बात करके देख लीजिए। राजा ने राम रखी से पूछा, क्या तुम्हारे पति को सचमुच खजाना मिला है? जी हाँ महाराज। और जब मैं उस धन को देखने गई तो राम एक वृक्ष पर हमने मछलियां उगती देखी। क्या कहा, वृक्ष पर मछलियां? जी हाँ महाराज। और कल मिठाइयों की वर्षा हुई थी। बहुत सारी मिठाइयां जंगल में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसके बाद एक वृक्ष की जड़ में मैंने खजाना देखा। हा हा हा। उसकी बातें सुनकर महाराज को बीमा की बात सत्य नजर आने लगी। यह तो वास्तव में बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही है। इसका मतलब खजाना मिलने की बात झूठी है। और राजा के आदेश पर जब राम रखी के बताए वृक्ष की जड़ को खुदवाकर देखा गया, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। चलो वापिस चलकर महाराज को बताते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था। महल पहुंचकर, महाराज, खबर वास्तव में झूठी थी। वहां में कोई खजाना नहीं मिला। आए हमारा सारा खजाना कोई चुरा कर ले गया। जबकि भीमा अपनी बुद्धिमत्ता पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उन्हें निर्दोष पाकर महाराज ने उन्हें आजाद कर दिया। अगर मैंने सही समय पर सूद से काम न लिया होता तो आज सारा खजाना तो हाथ से जाता ही, ऊपर से दंड भी भुगतना पड़ता। अब तुरंत जाकर आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा धन वहां से निकाल लाऊंगा। हाय खजाना। इधर दोनों के बाहर निकलते सेनापति के मस्तिष्क में एक आगे एक विचार खोंदा। फलस्वरूप मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों न एक बार फिर जाकर उस स्थान का निरीक्षण करूं।
और सेनापति अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर पुनः उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां सर्वप्रथम भीमा ने धन का कलश दबाया था। सैनिकों की खुदाई से पूर्व हुई उस स्थान की मिट्टी में नमी थी। अवश्य उस जगह को पहले भी खोदा गया था, पर क्यों? उधर महल से निकलकर भीमा तुरंत उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां उसने धन का कलश दबा रखा था। अब सारा जीवन सुख चैन से कट जाएगा। ठीक उसी पल सेनापति भी वहां आ पहुंचा। भीमा को वहां देखते ही, ये तुम वहां क्या कर रहे हो? ओ, धन के कलश में से स्वर्ण मुद्राएं निकाल रहे थे, क्यों? सेनापति को एकाकी वहां देखकर भीमा की सिट्टी पिटी गुम हो गई। वो मैं सेनापति जी हूँ। अब मेरी समझ में आई तुम्हारी सारी राम कहानी आ रही है। तुमने झूठ बोलकर न केवल महाराज को ही धोखा दिया, बल्कि राज्य की धरती में मिला गुप्त गुप्त खजाना भी खुद ही हजम कर जाना चाहा। किंतु अब तुम सजा से नहीं बच सकते दगाबाज। मुजरिम चाहे 100 पर्दों में भी क्यों न छिप जाए, किंतु अंत में उसे बेनकाब होना ही पड़ता है। वो, काश मैंने इतना अधिक लालच न किया होता। सैनिकों, इस धूर्त व्यक्ति को तुरंत ही हथकड़ी लगाकर महाराज के पास ले चलो। फिर जब भीमा को राजा के सामने उपस्थित किया गया तो उसे कड़ी सजा दी गई। किंतु अब भीमा की समझ में यह बात अच्छी तरह से आ गई थी कि कभी कभी अधिक चालाकी भी बहुत महंगी पड़ती है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।